गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आप देख रहे हैं परचम क्लासेस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फेब के करंट अफेयर्स। 24 फरवरी के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी ऑर्डर्स किए थे हमारे एप्लीकेशन पे जाके आपकी बुकलेट के लिए, जो आपकी ईयर बुक है, तो वो सारे ऑर्डर हमने बुक करे, उसके बाद आपको जो है वो भेज दिए थे। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को हार्ड कॉपी मिल गई है। जिन बच्चों को हार्ड कॉपी नहीं मिली है वो आने वाले समय में मिल जाएगी। अब वापस से जो है वो सेकंड स्लॉट के लिए बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो ईयर बुक को परचेस करना चाहता है, उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहता है, तो वो हमारे एप्लीकेशन पे या हमारी वेबसाइट पे विजिट करके ऑर्डर कर सकता है। तो सेकंड स्लॉट अगर आप यूज करना चाहते हैं, प्री बुकिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप आज की क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। टेलीग्राम से अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आती है तो आप एप्लीकेशन के जरिए जो है वो पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में होगा एक क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके। वीडियो में सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में बात करेंगे, जो भी पर्सन न्यूज़ में। उसके बाद हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस और बैंकिंग की न्यूज़ को भी कवर करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, फिर बाद में आपको शॉर्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी। शॉर्ट न्यूज़ के बाद जो आज हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसकी आपको हेडलाइंस भी मिल जाएंगी, जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन के बारे में। तो 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे होता है। 24 फरवरी को सेंटर एक्साइज डे होता है क्योंकि सेंटर एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 24 फेब 1944 को जो है वो लेजिस्लेट किया गया था। उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे वो काम करते हैं, लोगों को इसके बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में बताने के लिए सेंटर एक्साइज डे मनाया जाता है। चेयरमैन विवेक जौहरी जी हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को 1964 में की गई थी। चलिए, अब काफ़ी सुर्खियों में था दिल्ली मेयर का इलेक्शन। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो फाइनली दिल्ली मेयर का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है और इसमें आम आदमी पार्टी की सैली ओबरॉय ने दिल्ली मेयर का इलेक्शन जीता है। तो दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की सैली ओबरॉय ने जीत हासिल करी है और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता को यहाँ पर डिफीट किया है। और अगर पिछले 10 साल में बात करते हैं तो अब ये पहली महिला आप बोल सकते हैं पिछले 10 साल में जो कि वीमेन मेयर बनी है। आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली के मेयर के रूप में इनका चुनाव किया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एले मोहम्मद इकबाल, इन्हें डिप्टी मेयर अपॉइंट किया गया है। ये डिप्टी मेयर इलेक्ट हुए हैं, चुनाव हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये कौन है भाई साहब? ये जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है ना। जेपी नड्डा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट है और इन्होंने द्वारा एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, आप देख सकते हैं, जिस बुक का नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो मोदी के आ जाने के बाद, मोदी गवर्नमेंट जब से आई उसके बाद हमारे देश में क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया। और इसके फॉरवर्ड जो है वो एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को संभालते, उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो बुक का नाम आपको याद रखना है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इस बुक को लॉन्च किसने किया है? जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। कहां पर किया है? तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर्सन के बारे में। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ संसद अवार्ड 2023 के बारे में। ओके। संसद अवार्ड 2023 का 13th एडिशन, 13वें नंबर का संस्करण जो है, ये अवार्ड 25 मार्च को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 25 मार्च को नई दिल्ली में इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ संसद रत्न अवार्ड के बारे में 2023। इसके लिए 13 एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, तो 13 एमपी का नाम यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा 2 जो कमेटी हैं उनके नामों को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। तो 13 मार्च को जो है वो 13th एडिशन रन होगा नई दिल्ली में, जहाँ पे संसद रत्न अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है। संसद रत्न अवार्ड की शुरुआत 2010 में हुई थी, जो कि इंस्पायर था टीचिंग ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से इंस्पायर था। और जो टॉप परफॉर्मिंग एमपी, मतलब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद होते हैं, उनकी वर्क कैसी है उसके आधार पर ये अवार्ड उन्हें दिए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सीपीआई-एम लीडर टी.के. रंगराजन। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है, सीपीआई-एम लीडर
टी.के. रंगराजन जो है, इन्हें संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इनको ये जो सम्मान है वो 25 मार्च को नई दिल्ली में दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, संसद रत्न अवार्ड का ये 13th नंबर का एडिशन है, क्योंकि इन अवार्ड की शुरुआत 2010 में की गई है। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी बातों को और देख सकते हैं कि अब कौन नॉमिनेट करता है। जो 13 MP आपने नॉमिनेट किए हैं, तो इसके लिए बेसिकली एक जूरी की कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी को चेयर कर रहे थे अर्जुन राम मेघपाल, जो कि स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखते हैं, और को चेयर कर रहे थे इसको TS कृष्णमूर्ति। और इनके द्वारा 8 MP लोकसभा के और 5 MP राज्यसभा के नॉमिनेट किए गए हैं संसद रत्न अवार्ड के लिए, जो कि 25 मार्च को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा 2 पार्लियामेंट्री कमेटी भी हैं लोकसभा की, जिनको संसद रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। लोकसभा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फाइनेंस, जिसको चेयर कर रहे हैं जयंत सिन्हा, और राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी ऑन टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कल्चर, जिसके हेड कौन है, विजय साई रेड्डी हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया टेक ओथ एज असम गवर्नर। असम के गवर्नर के रूप में, असम के 31st नंबर के गवर्नर के रूप में शपथ लेने का काम गुलाब चंद्र कटारिया ने किया है। ठीक है ना। और इनको शपथ दिलाने का काम गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता जी के द्वारा किया गया। कटारिया जी मतलब गुलाब चंद्र कटारिया जी जो है वो सीनियर बीजेपी लीडर है, और इन्होंने जगदीश मुखी को रिप्लेस किया, क्योंकि जगदीश मुखी जी का जो टेन्योर है, जो टर्म था 5 साल का, वो खत्म हो गया है। गुलाब चंद्र कटारिया जी जो है वो 8 बार MLA रहे हैं उदयपुर राजस्थान से, और बीजेपी के भी लीडर रहे हैं। इसके अलावा ही वॉज द होम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फ्रॉम 2014 टिल 2018। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गुलाब चंद्र कटारिया जो है वो 31 नंबर के असम के गवर्नर बन गए हैं। आपको पता है कि रिसेंटली कई सारे गवर्नर्स को नियुक्ति हुआ है। इनकी आप लिस्ट देख सकते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी जी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए रमेश बैस। इसके अलावा गवर्नर ऑफ बिहार फग्गू चौहान थे, जो कि मेघालय चले गए, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो गवर्नर बन गए हैं बिहार के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनमें से गवर्नर ऑफ लद्दाख, बिहार और महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। बाकी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो CM है, वहाँ की जो कैबिनेट है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के बारे में। तो ICAR के द्वारा एक स्पेशल वेराइटी ऑफ व्हीट, जो गेहूं का सीड है, गेहूं का जो बीज है, उसको डेवलप किया है, जो कि हीट रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, हीट वेव आती है, तो बहुत सारी फसलें खराब भी हो जाती हैं। तो ये जो नई आपकी वेराइटी ऑफ व्हीट होगी ना, वो हीट रेजिस्टेंस होगी, जिसको तैयार किसने किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो नई गेहूं की वेराइटी है, जो गेहूं की नई किस्म है, उसका नाम है HD 3385। क्या नाम है इसका? HD 3385 है। ठीक है ना। तो जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, हीट लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है, और इनको पहले आप बीज इसको लगा सकते हैं, और मार्च से पहले इनकी कटाई भी की जा सकती है। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी भी अपॉइंट की गई है मॉनिटर करने के लिए कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है और इससे व्हीट क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए, इसके डेटा को तैयार करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है। अगर मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात करूं, तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जिसका पुराना नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इसका फॉर्मेशन 1929 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और ये जो आपकी ICAR होती है, इसके हेड कौन होते हैं? इसके जो प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, और वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केरला हाईकोर्ट से। केरला हाईकोर्ट बिकम फर्स्ट टू पब्लिश जजमेंट इन द रीजनल लैंग्वेज। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, राइट। अब यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में जो है निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? केरला हाई कोर्ट। इन्होंने मलयालम भाषा, क्योंकि रीजनल भाषा वहाँ की क्या है? मलयालम। तो मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने 2 जजमेंट को पास किया। द जजमेंट इन द मलयालम वर अपलोडेड ऑन द कोर्ट वेबसाइट जस्ट बिलो द इंग्लिश वर्जन। तो इंग्लिश वर्जन में आपका निर्णय था, डिसीजन था, उसके नीचे आपने मलयालम लैंग्वेज में भी अपने डिसीजन को वहां पे अपलोड किया है। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अगर आप दूसरी भाषा में अपने जजमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक सॉफ्टवेयर है। तो केरला हाई कोर्ट ने यूज किया है सुभाष। क्या है? सुप्रीम कोर्ट विधिक
अनुवाद सॉफ्टवेयर है, इस टूल का यूज़ किया है अपने जजमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। अगर हम चीफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं केरला हाई कोर्ट के, तो एश मनी कुमार जी हैं। ठीक है, तो केरला हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बन गया है कंट्री का जिसने जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करते, देखिएगा रिसेंटली 47th नंबर की मीटिंग हुई थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, और जब ये मीटिंग हुई तो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 9 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिए हैं। ठीक है, तो नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूव 9 प्रोजेक्ट। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने 9 परियोजनाओं को अनुमति दी है, मंजूरी दी है। रिसेंटली जो 47th नंबर की मीटिंग हो रही थी उसमें ये डिसीजन लिया गया है। अब जो नमामि गंगे या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसके चेयरमैन किस चेयरमैनशिप के अंतर्गत जो है वो यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। ठीक है, जी अशोक कुमार। यहाँ पे 9 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है जिनकी टोटल, अगर हम वर्थ के बारे में बात करते हैं, टोटल कितने रुपए यहाँ पे बजट दिया गया है, तो वो है 1278 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे जो सात जो आपके प्रोजेक्ट है वो जो आपका गंगा रिवर का बेसिन है उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना है ना, गंगा रिवर बेसिन की साफ सफाई करना, उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना है, और 2 जो डेवलपमेंट है वो घाट के डेवलपमेंट के लिए है। सबसे ज्यादा जो पैसे दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, मध्य प्रदेश राज्य को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य को यहाँ पर 511 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है। बिहार में भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात हो रही है, अटल घाट मांझी। ठीक है, इसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 3 प्रोजेक्ट के लिए आप देख सकते हैं 422 करोड़ रुपीस हैं। वेस्ट बंगाल के लिए 123 करोड़ रुपीस हैं। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि 9 प्रोजेक्ट है जिनका टोटल बजट 1278 है। जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में 47th नंबर की मीटिंग हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना सबसे ज्यादा जो बजट दिया गया है, पैसे दिए गए, वो मध्य प्रदेश में दिए गए हैं 511 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक पोर्टल बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसके लिए 114 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। पॉल्यूशन इन्वेंटराइजेशन असेसमेंट एंड द सर्वेलांस ऑन रिवर गंगा बेसिन। अगर हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को जो है वो 12 अगस्त 2011 को रजिस्टर किया गया था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये गंगा रिवर बेसिन की साफ सफाई करने, उसको पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए काम करती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी हमारे देश में 22nd नंबर का लॉ कमीशन काम कर रहा है जिसको हम विधि आयोग के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट ने जो आपका 22nd नंबर का लॉ कमीशन देश में काम कर रहा है उसको एक्सटेंशन दिया है। उसको क्या कर दिया, एक्सटेंशन दिया है टिल अगस्त 31 2024। तो 31 अगस्त 2024 तक का एक्सटेंशन मिला है। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया which has been extended till August 31 2024। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा यहाँ पे 22वें नंबर के लॉ कमीशन का फॉर्मेशन 2022 में किया था, और जो हमारे 22वें नंबर का लॉ कमीशन है उसके अगर हेड के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मर कर्नाटक का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है वो चेयरमैन है अभी हमारे 22वें नंबर के लॉ कमीशन के। अगर हम 21वें नंबर के 21st नंबर के लॉ कमीशन के बारे में बात करते हैं तो 21st नंबर का जो लॉ कमीशन था उसका एक्सपायरी कब हुआ था, 2018 में हुआ था, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस VS चौहान। ठीक है, जो 22nd नंबर का लॉ कमीशन है इसका टेन्योर जो है वो 3 साल का रहेगा और 5 इसमें मेंबर रहेंगे। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अगस्त 2024 तक। 22वें नंबर का विधि आयोग। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है, कैसे फॉर्मेशन होता है, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, लॉ कमीशन जो है वो एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। पहली चीज, नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा सेटअप किया जाता है। हमारे देश में कानून व्यवस्था में कोई संशोधन करने की जरूरत है, लॉ में रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस करता है। लेकिन वो उनकी जो एडवाइस होती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, वो एडवाइस बाइंडिंग नेचर की नहीं होती। ऐसा नहीं कि कैबिनेट को आपने सिफारिश की तो कैबिनेट को जरूरी नहीं है कि वो आपकी सिफारिश को माने, हाँ, लेकिन सुझाव को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के लिए। तो जो आपका लॉ कमीशन पहली बार सेटअप किया गया था वो चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंतर्गत इसको सेटअप किया गया था 1834 में। कब सेटअप किया गया था, 1834 में किया गया था अंडर द चार्टर एक्ट 1833। और हमारे देश के जो आप कह सकते हैं कि किसकी अध्यक्षता में, किसकी चेयरमैनशिप में पहला लॉ कमीशन बनाया गया था, तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में। इंडियन पीनल कोड 1816 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले कमीशन। तो मैकाले कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद IPC 1816 में आया था। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की, स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन कब बना था, 1955 में बना था, 1955 में।
ठीक है, और इसको हेड कर रहे थे MC सीतलवाड़, और MC सीतलवाड़ जो है वो हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वो चेयरमैन रह चुके हैं लॉ कमीशन के। अभी 22 नंबर का लॉ कमीशन काम कर रहा है, जिसका एक्सटेंशन हो गया है 2024 अगस्त तक। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं H5N1 वायरस के बारे में। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस कहते हैं, डिटेक्टेड इन द गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म इन द बोकारो झारखंड। तो बोकारो झारखंड के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का पता चला है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भोपाल ने इस केस को कंफर्म किया है और कहा है कि जो प्रोटीन रिच ब्रीड है चिकन की, उनमें ये H5N1 वायरस खोजा गया है और उस ब्रीड का नाम क्या है, कड़कनाथ। कौन सी ब्रीड है, कड़कनाथ है। ठीक है, पहली बार गोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था ना, तो लास्ट इंसिडेंट में गोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में जो है जनवरी 2019 में H5N1 वायरस पाया गया था। ठीक है, तो जो 1 किलोमीटर का रेडियस होता है उसको बहुत ही इफेक्टिव जोन माना जाता है, और 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको सर्विलांस जोन में बताया जाता है। तो ये जो 1 किलोमीटर का इफेक्टिव एरिया है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, तो यहाँ पे इनको अब क्या की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी, कोई एनिमल या दूसरा कोई ह्यूमन जो है वो इससे अफेक्टेड तो नहीं है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टीम भी भेजी है जो कि इस पूरे एरिया के सर्विलांस करने का काम करेगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो झारखंड गवर्नमेंट जो है वो हाई अलर्ट में है जब से ये बर्ड फ्लू का केस यहाँ पर आया है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, और ये केस जो है वो कड़कनाथ में पाया गया है। ठीक है, किसमें, कड़कनाथ जो मुर्गा होता है ना, GI टैग मिला है इस मुर्गे को, तो उसमें ये केस पाया गया है। और यहाँ पे मेडिकल टीम यहाँ पे जो है वो सैंपल कलेक्ट करने का काम कर रही है, जो कि इस 1 किलोमीटर के रेडियस में इन्फेक्टेड जोन में लोग हैं उनके लिए। अगर हम H5N1 के बारे में बात करते हैं तो इसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ये कंटेजियस वायरल डिसीज़ होती है, जो कि चिकन जैसे कई स्पीसीज़ में होती है और इंसानों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके कई सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि H5N1 है, N9 है, H9N2 है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, लेकिन इनके सब टाइप क्या क्या है। इस न्यूज़ को आई थिंक मैंने पहले भी कवर किया है, वापस इसको डिस्कस करती हूँ कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च इन द चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू कहाँ पर है, ये चेंगलपट्टू विलेज जो है वो तमिलनाडु में है। एक्चुअली हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है, आप लोग ने सुना होगा कि रॉकेट में जो ईंधन भरते हैं, जो फ्यूल भरते हैं, या तो आप सॉलिड फ्यूल भरते हैं या तो लिक्विड फ्यूल भरते हैं, तो क्यों ना बाई प्रोपेलेंट इसमें यूज़ किया जाए रॉकेट इंजन में। मतलब दो डिफरेंट स्टेज में आप दो अलग अलग प्रकार के प्रोपेलेंट का यूज़ करें, लिक्विड भी यूज़ करें और सॉलिड भी यूज़ करें। ठीक है, तो उसको आपने क्या कहा है, हाइब्रिड रॉकेट कहा है। तो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है वो स्कूल के स्टूडेंट के द्वारा, अलग अलग राज्यों के स्कूल के स्टूडेंट के द्वारा डेवलप किया गया है अंडर द पार्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023, और इसको चेंगलपट्टू तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये रॉकेट क्या करेगा, बेसिकली जो सैटेलाइट ले जाएगा वो वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और रेडिएशन पर रिसर्च करने का काम करेगा। चलिए अगली बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स एयर सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड गुयाना। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये वेनेजुला है, कोलंबिया है और ये गुयाना है, दिख रहा है यहाँ पर, ये है ना। तो ये जो एरिया है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है कि एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया और गुयाना। एक्चुअली पाया गया है कि लगभग 40% एथिक ग्रुप्स जो हैं गुयाना में जो अभी रहते हैं, लार्जेस्ट साइज जो है वो इंडियन की है। तो इंडिया के लोग भारत आ सके, भारत से लोग यहाँ पे जा सकें, ईजी उनके लिए हो, और डिप्लोमेटिक नोट्स भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो इसलिए इस फ्रेमवर्क को तैयार किया है, एयर सर्विसेज बिटवीन दीज टू कंट्रीज। यहाँ के प्रेसिडेंट मार्क फिलिप है। ठीक है, गुयानीज डॉलर यहाँ पे करेंसी है, जॉर्ज टाउन यहाँ पे कैपिटल है, और मोहम्मद इरफान अली यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम INS निरीक्षक के बारे में। INS निरीक्षक अवॉर्डेड ऑन द स्पॉट नेवी चीफ यूनिट सिटीजन फॉर द स्लीवेज ऑफ। तो बचाव अभियान के बारे में बात हो रही है कि INS निरीक्षक ने बहुत अच्छे से बचाव अभियान को कंडक्ट किया है, इसलिए इनकी जो यूनिट है ना, उसकी यूनिट को ऑन द स्पॉट यहाँ पे अवार्ड दिया गया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार के द्वारा। कोची में INS निरीक्षक को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनके बचाव अभियान के कारण बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सर्कमटेंसेस में इन्होंने अपने बहुत अच्छे से बचाव अभियान को कंडक्ट किया है। INS निरीक्षक जो है इसको 1985 में मजगांव शिप बिल्डर्स के द्वारा बिल्ड करने का काम किया गया था, और एक रेस्क्यू वेसल है बेसिकली ये इंडियन नेवी का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ओला, उबर एंड रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विसेज बैन इन दिल्ली। अच्छा, आप लोग ने ओला उबर कार सर्विसेज के बारे में तो सुना होगा। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं बताना चाहती हूँ कि ओला उबर रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। तो इसको बैन कर दिया गया है दिल्ली में, और ये डिसीजन इन्होंने कब लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में रैपिडो सर्विसेज को बंद करने का काम किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो टू व्हीलर बाइकर्स होते हैं, कैब सर्विसेज होती है, उनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, और गर्ल्स और वीमेंस की जो सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, थ्रेट हो सकता है सेफ्टी को। इसलिए महाराष्ट्र में जो है वो रैपिडो सर्विसेज को बैन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उसी के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बाइक टैक्सी ऑफ ओला, उबर और रैपिडो को इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर रही है अंडर द कमर्शियल टैक्सी वायलेट मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अगर कोई भी सर्विसेज वायलेट करती हैं, ब्रीच करती हैं जो कानून है उसको, तो पहली बार में 5,000 रुपये फाइन और अगली बार में 10,000 रुपये फाइन यहाँ पे उनसे लिया जाएगा, और फिर जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो आइए अब कुछ बात करते हैं शॉर्ट न्यूज़ में। सबसे पहले बात कर रहे हैं एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के बारे में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग या एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर डायलॉग आप बोल सकते हैं, 23 से लेकर 25 फेब तक पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसकी थीम है एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर थीम है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 की, ठीक है। फिर HDFC बैंक ने UAE बेस्ड लूलो एक्सचेंज के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए। इंडिया और गल्फ जो आपके GCC या गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल रीजन है उनके साथ, तो HDFC बैंक और UAE बेस्ड लूलो एक्सचेंज के बीच में यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंडियन पैवेलियन एट गल्फ फूड दुबई वॉज इनॉग्रेटेड बाय द पशुपति कुमार पारस, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ संजय सुधीर, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द UAE। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इंडिया मिलेट, आप यहाँ पे जो देख सकते हैं गल्फ फूड है ना, गल्फ फूड जो कि 20 से 24 फरवरी में आयोजित किया गया UAE में, दुबई में। तो वहाँ पे इंडिया का पवेलियन जो है वो लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया पशुपति कुमार पारस के द्वारा, जो कि हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को संभालते हैं। किसकी प्रेजेंस में? संजय सुधीर, जो कि एम्बेसडर है इंडिया के, कहाँ पर? UAE में। और इंडिया का पवेलियन जो है वो लार्जेस्ट पवेलियन था यहाँ पे गल्फ फूड 2023 में। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत इंडियन रेलवे के द्वारा 5 अप्रैल को की जाएगी लखनऊ से, ठीक है ना, विथ इट्स भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो गुरु कृपा यात्रा क्या है? बेसिकली जो सिख धर्म के पवित्र स्थान होते हैं, जो होली तख्त हैं, होली साइट है सिखिज्म की, तो उनको यहाँ पे कवर करने का काम इस गुरु कृपा यात्रा में किया जाएगा। इंडियन रेलवे के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है 5 अप्रैल में लखनऊ से, ठीक है। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने पार्टनरशिप की है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, यूरिन बेस्ड TB डायग्नोसिस किट तैयार करेंगे। मतलब यूरिन के जरिए जो है वो TB आप डायग्नोसिस कर सकते हो, उसके लिए किट तैयार करने का काम IIT मद्रास और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जो कि एक शूटर है, जो कि क्या है? एक शूटर है। इन्होंने ISS वर्ल्ड कप जो कि इजिप्ट में आयोजित हो रहा है उसमें मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम आपको याद रखना है कि इनका एसोसिएशन जो है वो शूटिंग से है, और इन्होंने 50 मीटर में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है, कहाँ पर? इजिप्ट में, ठीक है। इतनी चीजें। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने MOU साइन किया है फॉर द कैंसर केयर। तो कैंसर के इलाज को और बेहतरीन करने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने भी MOU साइन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेटल क्रिएटेड हिस्ट्री बिकम द फर्स्ट सिटी इन द USA टू बैन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो USA की पहली सिटी बन गई है सेटल्ड, जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया है, खत्म कर दिया है। तो जो भी न्यूज़ हमने डिस्कस की हैं उनकी आप हेडलाइन यहाँ से पढ़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली मेयर बन चुकी हैं वो सेबी ओबेरॉय बन गई हैं। JP नड्डा ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। फिर यहाँ पे CPI-M के लीडर TK रंगराजन को संसद रत्न अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 25 मार्च को दिया जाएगा। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो असम के 31 नंबर के गवर्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ICAR के द्वारा गेहूं की नई वैरायटी को
प्रोड्यूस किया गया है, तैयार किया गया है, जो कि हीट के खिलाफ रेजिस्टेंस कर सकती है। केरला हाई कोर्ट हमारे देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जिसने अपनी रीजनल लैंग्वेज में जजमेंट को दिया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे 9 नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा 511 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट ने यहाँ पे जो हमारा 22वें नंबर का 22nd नंबर का लॉ कमीशन है उसके एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है 2024 तक के लिए। H5N1 का केस डिटेक्टेड हुआ है कहाँ पर, झारखंड बोकारो में। इंडिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है कहाँ से, चेंगलपट्टू तमिलनाडु से, ठीक है ना। फिर कैबिनेट ने यहाँ पे एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन इंडिया एंड गुयाना। आईएनएस निरीक्षक को यहाँ पर ऑन द स्पॉट नेवी चीफ सर्टिफिकेट या अवार्ड से सम्मानित किया गया बचाव अभियानों के लिए। ओला, उबर और रैपिडो जो बाइक्स टैक्सी हैं उनको बैन कर दिया गया है दिल्ली में। तो ये आज हमने न्यूज़ को देखा है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं अंत में कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया और किस देश के बीच में यहाँ पे ज्वाइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म टू इनेबल रेसिडेंट्स ऑफ बोथ द कंट्री टू मेक ईजियर एंड द फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो दोनों देशों में रेमिटेंस को आसान करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को आसान करने के लिए इंडिया और सिंगापुर के बीच में बेसिकली ये एमओयू साइन हुआ है। ऑप्शन डी। यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ पर पहला मेट्रो ट्रेन कंट्रोल सुपरविजन सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर है दिल्ली मेट्रो में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा कहाँ पर इंडियन पैवेलियन को लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा यूएई दुबई में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे विल लॉन्च गुरु कृपा यात्रा ऑन द 5 अप्रैल। तो गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत 5 अप्रैल से कहाँ पे होगी, लखनऊ में होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, कश्मीर फाइल को दिया गया है, कश्मीर फाइल। ऑप्शन बी। Recently, who has become the player to hit the most number of six in the history of Test cricket? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक मात्रा में छक्के लगाने वाले, सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर हो जाएगा बेन स्ट्रोक बन गए, बेन स्ट्रोक्स बन गए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज 10 लिख जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई जा रही है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ये कौन सा एडिशन है, तो आंसर हो जाएगा ये 4थे नंबर का एडिशन, ऑप्शन डी। ओम प्रकाश कोहली जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो ये फॉर्मर गवर्नर रहे गुजरात राज्य के, तो ये पॉलिटिशियन थे, एक राजनेता थे। ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया है, ठीक है, HAL, इसरो, BEL या फिर DRDO। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी वहीं पे मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।